Hello everyone, this is Isra Batul and we are going to start our topic which we have previously read some points about winding up of a company. वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में हम ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप रीड कर चुके थे, इसके पॉइंट रीड कर चुके थे कि ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप होता है क्या है और उसके सभी पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट वाइंडिंग अप हम रीड कर रहे थे वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या क्या था कि कंपनी के मेंबर्स के ज़रिए जो भी कंपनी का वाइंड अप होता था उसका क्या प्रोसेस था, इसके बारे में हम रीड कर चुके थे। नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स थे वो भी हमने रीड कर लिए थे कि वाइंडिंग अप में कौन कौन से पॉइंट आ रहे थे। फिर देन हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फिक्स्ड रेम्यूनरेशन पॉइंट आया था कि अगर कोई भी वाइंडिंग अप हो रहा है और मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, उसमें जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है उसका रेम्यूनरेशन फिक्स होता है और उसको किस किस तरह से क्या क्या प्रोसेस उसे करना पड़ता है, इसको एक बार हम ट्रीट कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फिक्स्ड रेम्यूनरेशन में फर्स्ट पॉइंट था ऑन द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप द मेंबर्स मस्ट इन द सेम मीटिंग वन और मोर लिक्विडेटर एंड फिक्स्ड रेम्यूनरेशन की जो भी वाइंडिंग अप होता है उसमें मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, उसका रेम्यूनरेशन उसकी सैलरी भी यहाँ पर फिक्स की जाती है। नेक्स्ट था वाइंडिंग अप कंटिन्यूस फॉर मोर देन 1 ईयर द लिक्विडेटर और शुड कॉल द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी एट द एंड ऑफ द ईच ईयर एंड शुड प्लेस इन दीज मीटिंग्स हिज एक्ट एंड डीलिंग रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के अगर उस जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसको कंपनी के वाइंड अप होने में 1 साल से ज़्यादा लग रहा है तो उसको उस टाइम एट द एंड ऑफ द ईच ईयर उसे एक जनरल मीटिंग हेल्ड करनी होती है। उस जनरल मीटिंग में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करता है कि कितनी एसेट्स उसने रियलाइज़ कर ली है और कितना उसका जो भी वर्क था वो प्रोसेस में और कितना वो कंप्लीट कर चुका है, ये सब उसको वहाँ पर डिटेल देनी होती है। नेक्स्ट था व्हेन द अफेयर ऑफ द कंपनी आर फुली राउंड अप द लिक्विडेटर should call a meeting of the company and place his full account known as liquidator's financial statement of account। अब क्या होता है कि जब वो सब अमाउंट रियलाइज कर लेगा, एसेट्स रियलाइज कर लेगा, कितनी इसकी एसेट्स हैं, कितना इसका क्रेडिटर्स को डेट पे करना है और वो सभी राउंड अप कर लेता है, वो सभी उसका मेंटेन कर लेता है तो उसे एक मीटिंग बुलानी होती है कंपनी में और उसको उस मीटिंग में उस लिक्विडेटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होता है। जो फाइनेंशियल या फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है वो उसको रिप्रेजेंट करना होता है वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आफ्टर कॉलिंग द मीटिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है लिक्विडेटर शुड सेंड अ कॉपी ऑफ हिज अकाउंट एंड स्टेटमेंट टू द रजिस्ट्रार विद इन 1 वीक ऑफ दिस मीटिंग। जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, वाइंड अप का प्रोसेस पूरा करने के लिए उसको अपने जो कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट के स्टेटमेंट थे उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास भी सबमिट करनी होती है और उस मीटिंग के विद इन 1 वीक उस मीटिंग जो भी उसने मीटिंग हेल्ड की थी उसके 1 वीक के अंदर उसको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी रजिस्ट्रार के सामने रिप्रेजेंट करनी होती है, वहाँ सबमिट करनी होती है। ऑन रिसिप्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एंड अकाउंट रजिस्ट्रार विल रजिस्टर दैम एंड आफ्टर 3 months ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन कंपनी इज कम्प्लीटली वाउंड अप। अब क्या होता है कि जब उसने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, लिक्विडेटर ने रजिस्ट्रार के पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था फाइनल अकाउंट्स का वो भी वहाँ पर सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि रजिस्ट्रार के पास जब ये सारे डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं उसके बाद रजिस्ट्रार से एक रिसिप्ट दी जाती है उस स्टेटमेंट के ऊपर और उस रिसिप्ट को रिसीव करने के बाद विद इन 3 months आफ्टर 3 months ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 महीने के बाद वो कम्प्लीटली कंपनी वाइंड अप हो जाती है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बी पॉइंट
क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है? लेट्स सी द लाइंस। When a declaration of solvency is not made and filed with the registrar, it is presumed that the company is insolvent and winding up is called a creditors voluntary winding up। अब क्या होता है, कोई भी कंपनी है, अगर वो सॉल्वेंट भी है बट वो रजिस्ट्रार के पास अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रूफ ऐसे सबमिट नहीं करती जिससे कि ये डिक्लेयर हो सके कि वो कंपनी सॉल्वेंट है, तो इस सिचुएशन में कंपनी को एज्यूम कर लिया जाता है कि ये इंसॉल्वेंट हो चुकी है। सो जब कंपनी को ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जो क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि उनको अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, रजिस्ट्रार के पास कोई भी ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ नहीं आए, एविडेंस नहीं आए हैं जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चले, फाइनेंशियल या फाइनल अकाउंट्स का पता चले, तो ऐसे में क्रेडिटर्स उस कंपनी को इंसॉल्वेंट मान लेते हैं और क्रेडिटर्स यहाँ पर पिटीशन फाइल करके उस कंपनी को वाइंड अप करने के लिए बोल सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम आगे रीड करेंगे। विच आर दीज पॉइंट्स? लेट्स सी। In such a case, when a meeting of members is called, the next day is fixed for the meeting of the creditors of the company। अब क्या होता है कि जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो सबसे पहले जो मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी की मीटिंग होती है। उसके नेक्स्ट डे क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है। जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वहाँ पर उनकी मीटिंग होती है, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि कंपनी सॉल्वेंट है, तो दे आर एज्यूमिंग दैट कंपनी इज इंसॉल्वेंट नाउ। सो मेंबर्स की मीटिंग होने के फ़ौरन बाद ही नेक्स्ट डे क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। वन ऑफ द डायरेक्टर प्रिसाइड्स इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। कंपनी का जो भी एक डायरेक्टर होगा वो उसको हेल्ड करेगा, वो उसमें प्रेजेंट होगा क्रेडिटर्स की मीटिंग में। In this meeting, the full statement of assets and liability of the company is placed। ये मीटिंग जो होती है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप की, इसमें कंपनी को क्रेडिटर्स के सामने अपने फुल स्टेटमेंट्स देने होते हैं, अपने एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज़ की। Then the copy of the resolution passed in the meeting is sent to the registrar within 10 days। और इस कंपनी को वाइंड अप करने के लिए जो क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई गई है, क्रेडिटर्स वांट्स दैट दिस कंपनी शुड बी वाइंड अप। सो वहाँ पर भी एक रेजोल्यूशन पास होता है और वो रेजोल्यूशन पास होने के बाद रजिस्ट्रार के पास जाता है विद इन 10 डेज। उस मीटिंग के 10 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है रेजोल्यूशन। दैन मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ liquidators in their meeting, but the press person appointed by the creditor will act as liquidator। अब मैटर क्या है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, हम सभी को पता है कि कंपनी वाइंड अप करने के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। दिस लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बोथ। बट जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर्स हो रहा है, तो वहाँ पर प्रेफरेंस जो दी जाएंगी उस लिक्विडेटर को दी जाएंगी जो कि क्रेडिटर्स के थ्रू यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। अब यह ना कि लिक्विडेटर्स इन देयर मीटिंग बट द प्रेस पर्सन अपॉइंटेड बाय क्रेडिटर्स विल एक्ट एज लिक्विडेटर। सो जो लिक्विडेटर क्रेडिटर्स की तरफ से अपॉइंटेड किया जाएगा वही लिक्विडेटर यहाँ पर अपॉइंट होगा और वही लिक्विडेटर सारा वाइंडिंग अप का प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। दीज आर द पॉइंट्स। और द नेक्स्ट पॉइंट अब आता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स। ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स में क्या है कि देखिए, अगर हम कोई भी लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं, वेदर इट इज अपॉइंटेड बाय द क्रेडिटर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी, बट देयर आर सम लीगल चार्जेस ऑल्सो। सो ऑर्डर पेमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से पेमेंट है जो करने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी वाइंड अप हो रही है, उसके लिए एक लीगल पर्सन लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए कुछ लीगल चार्जेस, कंपनी को वाइंड अप करने में कुछ लीगल चार्जेस भी होते हैं, तो उन लीगल चार्जेस को पे करना होता है। सेकंड आता है लिक्विडेटर से रेम्यूनरेशन। जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसकी सैलरी, उसकी रेम्यूनरेशन क्या होगा ये फिक्स करना ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ वाइंड अप।
जो भी लिक्विडेशन हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर आएगा, तो उसके एक्सपेंसेस और जो कॉस्ट होगी वो पे करनी होती है वाइंडिंग अप की। दैन प्रोफेशनल क्रेडिटर्स जो होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं, उनका पेमेंट करना होता है। फिफ्थ आता है डिबेंचर्स होल्डर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं और हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनका पेमेंट करना होता है। दैन सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको पेमेंट करना होता है। 7th पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर। जो भी प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर्स हैं हमारे, उनको पेमेंट करना होता है। एंड दैन पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका भी पेमेंट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सो यू शुड लर्न दीज पॉइंट अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये हमारा टोटल प्रोसेस था वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप में कितने तरह के प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये हम रीड कर चुके हैं। आई होप ये सब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दैट इज़ द टोटल प्रोसेस वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।